बच्चों इस डायमेंशनल एनालिसिस में हम हर फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। और मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को उन सभी फंडामेंटल क्वांटिटी की प्रेजेंटेशन जो थी वो लिखना सिखाया था। मास को कैसे लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से वो चीज समझाने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहले आपसे पूछ लिया गया, एक फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस है, फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस है, ठीक है। जैसे डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को डायमेंशनल एनालिसिस के तौर पर लिखेंगे एल से। क्यों? क्योंकि वो लेंथ होता है ना, लेंथ। डिस्टेंस क्या है? लेंथ ही तो है, ठीक है। डिस्टेंस की ऐसे यूनिट क्या होती है? मीटर। मैं यहां पे ऐसा यूनिट क्यों लिख रहा हूं आपको अभी पता चल जाएगा। सेकंड थिंग देखिए, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे उसके लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल ही आएगा। एक बात मैं आप लोगों को यहां बता देता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला की एक खास बात है, आपको इसके मीनिंग पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन से इनको अलग करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इनकी डायमेंशन और इनकी ऐसा यूनिट को ही समझने की जरूरत है फिलहाल डायमेंशनल एनालिसिस के लिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस हो, लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, ये सब डिस्टेंस होती हैं, तो इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला एल होगा, सबकी ऐसा यूनिट मीटर होगी। उसके बाद बात करते हैं एरिया की। अब आप सब जानते हैं कि एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो प्लीज ध्यान से सुने, इस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है तो ये दोनों डिस्टेंस ही, लेकिन लेंथ का डायमेंशन एल, ब्रेड्थ का डायमेंशन भी एल, तो इसीलिए ये हो गया एल स्क्वायर। क्या हो गया बच्चों? एल स्क्वायर। क्लियर? दिस इज एल स्क्वायर, यस। सो एल 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 स्क्वायर, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। और वैसे हम लोग जानते हैं कि ऐसा यूनिट क्या है इसकी? मीटर स्क्वायर है। थर्ड वन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जब लिखेंगे तो ये भी एल, ये भी एल और ये भी एल, एल क्यूब। और इसकी ऐसे यूनिट क्या बनेगी? मीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों? तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। अब एक फॉर्मूला और देखिए, फोर्थ, दैट इज स्पीड। और आप सब जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, लेकिन जैसा कि हम लोग डायमेंशनल फॉलो कर रहे हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला के मुताबिक डिस्टेंस को क्या लिखा जाएगा? एल। स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, बिना स्क्वायर ब्रैकेट के डायमेंशनल फॉर्मूले की प्रेजेंटेशन अधूरी है। इस बात का ध्यान रखिए बच्चों, बिना स्क्वायर ब्रैकेट के, क्योंकि ये इसका प्रेजेंटेशन है। इट्स नॉट लाइक मैथमेटिकल में कोई स्मॉल टर्म आई तो स्मॉल ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट देन स्क्वायर ब्रैकेट। मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉलो नहीं हो रहा है यहां,
दिस इज द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ही है ये डायमेंशनल एनालिसिस की, कि उसके अंदर डायमेंशनल फॉर्मूला के आपको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना है और डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम। अब देखिए डिवाइड बाय टाइम, तो t कुछ नहीं है, पावर 1 तो है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1। क्या हो जाएगा बच्चों एल टी माइनस 1, और इसकी एसआई क्या बनेगी मीटर पर सेकंड, ऐसे यूनिट क्या बनेगी मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अच्छा इसी तरह से देखिए अगर हमारे पास वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी के लिए क्या सोचने की जरूरत है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी एल टी माइनस 1 ही तो आएगा। प्लीज ध्यान से देखें, ये फिजिकल क्वांटिटी, ये उसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे आया, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी पॉइंट इज कि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट को भी एल लिखते हैं, टाइम को टी लिखते हैं, so that's why एल टी माइनस 1, this is velocity. Next one is acceleration. Now acceleration is what? Change in velocity divided by time. वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है, अब वेलोसिटी का डायमेंशन क्या लिखा है, डायरेक्ट देखिए मीटर पर सेकंड होता है, एल टी माइनस 1 इसका डायमेंशन फॉर्मूला, डिवाइड बाय टाइम टी। बच्चों बताइए कितना आएगा, आप देखिए एल टी माइनस 2, क्योंकि 1 है ऊपर जाके माइनस 1, एल टी माइनस 2। वेरी बेसिक starting today about the dimensional formula. अब आपके सामने फोर्स आ जाए, फोर्स तो आप लिखेंगे मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, तो मास के लिए m और एक्सेलरेशन के लिए अभी अभी आपने पढ़ा एल टी माइनस 2, so the combined formula is m1, अरे पावर कुछ नहीं है, 1 तो है, m1 l1 t minus 2, this is what, this is the dimensional formula of force। और एक बात और सुनिए ध्यान से, फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, पर मुझे एक बात बताइए, क्या न्यूटन से आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, न्यूटन से डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि न्यूटन फंडामेंटल यूनिट में आता ही नहीं है, फंडामेंटल यूनिट में सिर्फ 7 नाम हैं, 7 तरह की फिजिकल क्वांटिटी हैं, तो आपको न्यूटन को, फोर्स की यूनिट न्यूटन को फंडामेंटल में कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा। और वो कैसे पता चलेगा? उसके फॉर्मूले से। देखिए कैसे, अगर फोर्स लेफ्ट साइड में न्यूटन है, फोर्स के लिए अगर न्यूटन वर्ड आ रहा है तो मास के लिए किलोग्राम आता है, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। बताइए क्या ये लिखना गलत है? न्यूटन इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या ये गलत है क्या लिखना? गलत है। फिर गलत कहां से हो गई? न्यूटन इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए डायमेंशन कैसे बना इससे, आप फॉर्मूले से भी डायमेंशन बना सकते हैं, और किसी फिजिकल क्वांटिटी की अगर यूनिट फंडामेंटल की फॉर्म में है तो वहां से भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं।
कैसे? किलोग्राम का मतलब मास, किलोग्राम की पावर 1, तो मास की पावर 1, m की पावर 1, m रेज़ टू पावर 1। मीटर, मीटर स्टैंड फॉर L, मीटर रेज़ टू पावर 1, L रेज़ टू पावर 1। सेकंड रेज़ टू पावर -2, सेकंड स्टैंड फॉर टाइम, दैट इज T, T रेज़ टू पावर -2। यस, टेल मी स्टूडेंट, क्या ऐसा न्यूटन से हो सकता था? क्या न्यूटन से आप डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते थे? इसलिए न्यूटन को फंडामेंटल में भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? I hope you understand what I want to say regarding the fundamental units that you need to represent them. The SI unit of the physical quantity. One more example for you. That is of energy. एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्मूला उठा के देख लो, कोई भी एनर्जी का, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही आएगा। अरे आना तो है ही। एनर्जी का टाइप कोई भी हो, ऐसा यूनिट तो जूल ही रहती है। एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या रहती है? जूल, ऑब्वियसली। तो आप चाहे एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला देख लीजिए, लाइक energy, I am writing here potential energy. Suppose I am taking here potential energy, and potential energy, which kind of potential energy? There is gravitational. ये मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के भी कई टाइप होते हैं, तो ये मेंशन करना जरूरी है कि आप कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। mgh, it is the gravitational potential energy of earth, of any object situated on earth. Yes or no? Yes, sir. So now m for mass, mass की यूनिट किलोग्राम, g for acceleration, acceleration की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h for height, height की यूनिट मीटर। तो ये मीटर ये इट विल बिकम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन एनर्जी की ऐसे यूनिट क्या होती है? जूल। तो मुझे बताइए, क्या हम जूल से डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं जूल को देखते हुए? क्योंकि ये फंडामेंटल में नहीं आता। लेकिन जूल का फंडामेंटल प्रेजेंटेशन तो पता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे में डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? m1 मीटर स्क्वायर L2 सेकंड -2 T -2। दिस इज व्हाट? दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। This is the dimensional formula of energy. Students, take any types of energy, you will obtain the same dimensional formula. Students, एक बात बताइए, एरिया की सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, और वॉल्यूम की सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होती है। क्या यूनिट सिस्टम चेंज होने से डायमेंशन फॉर्मूला चेंज होगा? ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। डायमेंशनल फॉर्मूला बताते वक्त वो ये नहीं देखेगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा है,
वो ये देखेगा फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, बस मिलीमीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, मील्स हो, ये सब डिस्टेंस को मेंशन करते हैं या नहीं? Yes, sir. सभी डिस्टेंस को मेंशन करते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते वक्त सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटीमीटर स्क्वायर है तब भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर रहेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं अभी। अभी डायमेंशनल की एप्लीकेशंस आना बाकी हैं। 3 से 4 एप्लीकेशंस आएंगी, ध्यान देना है आप सभी को। सेंटीमीटर क्यूब डायमेंशनल फॉर्मूला एल क्यूब। अरे बच्चों एक बात देखो, मीटर स्क्वायर था तब भी एल स्क्वायर ही था, मीटर क्यूब है तब भी एल क्यूब ही है। क्या डायमेंशनल फॉर्मूला में कोई चेंज देखने को मिला? No, sir. यस। तो इसीलिए अगला टॉपिक देखिए अब। तो एक डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में एक कंसेप्ट क्या क्लियर हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में हो, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक बात बताइए, लेंथ के अंदर एरिया ऐड हो सकता है क्या? No, sir. लेंथ के अंदर एरिया ऐड हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। लेंथ में एरिया माइनस हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी में ही होता है। अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, सवाल यही उठेगा। वो मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपके पास एक सिचुएशन ये आ जाए कि आपको लेंथ में लेंथ को जोड़ना है, तो एक बात बता देता हूं, लेंथ में लेंथ को जोड़ोगे तो लेंथ ही आएगा। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ का एल है, दूसरा भी डायमेंशनल फॉर्मूला एल है, तो आप उसको 2l मत कर देना, 2l मत कर देना। ये कोई अलजेब्रिक सम को फॉलो नहीं करता। डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी किस सिस्टम में है, उसके यूनिट क्या है, उसको देखता है। फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, कितनी बार ऐड हो रही है, कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये नहीं देखता है। अगर मान लीजिए लेंथ की आपके पास 3 टर्म और हैं, अरे भाई लेंथ की यूनिट मीटर, 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 तो आंसर भी तो मीटर में ही आएगा। और जब आंसर मीटर में आएगा तो डायमेंशन फॉर्मूला भी तो एल ही रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीबडी। Yes, sir. डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास किसी फॉर्मूले में एक फिजिकल क्वांटिटी प्लस माइनस में करके दे रखा हो, उससे डायमेंशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक रूल साफ है, दो एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी को ही प्लस और माइनस किया जा सकता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर लेंथ मल्टीप्लाई एरिया हो, क्या ये पॉसिबल है? अरे ये पॉसिबल है क्या?
वो तो है ही, Yes, sir. पॉसिबल तो है ही। लेंथ मल्टीप्लाई एरिया क्या बनेगा? वॉल्यूम। क्या बनेगा? वॉल्यूम बनेगा। बच्चों, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते वक्त अगर दो फिजिकल क्वांटिटी में एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो दोनों सेम नेचर की ही हैं। बेशक वो अलग अलग कुछ दिखाई दे रहा हो, लेकिन होंगी दोनों सेम नेचर की ही। लेकिन जब बात मल्टीप्लाई डिवाइड की आती है तब दोनों फिजिकल क्वांटिटी कुछ और होती हैं और उनसे मिलकर के कुछ तीसरा रिजल्ट बन रहा होता है। आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं आप लोगों को सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं। सपोज कि मैंने मास के साथ एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया तो क्या कहते हैं उसे? मास कहते हैं क्या? मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन मास ही होता है क्या? मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देने पर मास ही होता है क्या वो? No, sir. No, sir. दो अलग अलग क्वांटिटी और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो थर्ड क्वांटिटी भी अलग आ रही है कि नहीं आ रही? फिर तो समझ गया आप मेरी बात? अगर प्लस और माइनस है ना तब तो डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखना, बस डायमेंशन को ऐड मत कर देना, आंसर सेम डायमेंशन में रहेगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं ना तो डायमेंशन पूरा ही चेंज हो जाएगा। लाइक फोर्स अपॉन में एरिया क्या होता है? प्रेशर। क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रेशर। इट मींस आपने फोर्स को डिवाइड कर दिया एरिया से दो अलग अलग क्वांटिटी थी, रिजल्ट एक तीसरी क्वांटिटी के रूप में आ रहा है, तो डायमेंशन तो अलग अलग होगा ही। डायमेंशन सेम कहां से हो जाएगा? वो तो प्लस और माइनस में था। तो अल्टीमेटली मैं आप लोगों से यही बात कहना चाह रहा था कि डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते वक्त अगर दो फिजिकल क्वांटिटी प्लस या माइनस हो रही हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो सेम क्वांटिटी में ही होता है। लेकिन जब बात मल्टीप्लाई और डिवाइड की आती है तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंग डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. So this is the point today that I have discussed. Now it's time to understand the applications of dimensional method, dimensional analysis. How can we use the dimensional formula? What are the applications of it? और एक अच्छी ऐसी एप्लीकेशंस आपको बताऊंगा जो आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक सिंपल सी बात, डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से आप खुद से, सुनिएगा, खुद से फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, बशर्ते उस फॉर्मूले में कौन कौन सी क्वांटिटी है सिर्फ उसके नाम पता हो आपको। कौन मल्टीप्लाई में कौन डिवाइड में ये आप डायमेंशनल मेथड से निकाल लेंगे, आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए। दूसरा, डायमेंशनल एनालिसिस से आप फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं, बशर्ते आपको फिजिकल क्वांटिटी का नाम पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी फॉर्मूला आपके सामने रख दिया, किसी ने आपके सामने कोई फॉर्मूला रख दिया तो आपने उस पर यकीन कर लिया। आज ये बात सीख लीजिए आप लोग कि कोई भी फॉर्मूला आपके सामने लिख दे, आपने कभी वो पढ़ा ही ना हो,
तो यू हैव एन ऑप्शन क्या, दैट यू मे चेक द फॉर्मूला आइदर इट इज करेक्ट और नॉट, कि सामने वाला आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा कभी। समझ में आ रही है बात? सो नाउ आई विल प्रोसीड टुडे विद वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। Yes, students. So first application, I'll make the heading. That is what? Applications of dimensional analysis. ठीक है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एप्लीकेशन, टू चेक द accuracy or correctness of a given relation। फॉर्मूला रिलेशन ही तो होता है वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बीच। देखिएगा कैसे चेक कर सकते हैं डायमेंशनल मेथड की हेल्प से। एक एग्जांपल आपके सामने लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, be careful what I am going to write. V equal to K under root P by rho. I am telling you which quantities represent to which. V is velocity. P is pressure, rho is density। अब आप सोचिए, क्या आपने पहले कभी ये फॉर्मूला देखा है? किसी ने भी नहीं देखा होगा, लेकिन इन तीनों के बारे में तो सुना है। हाँ, यही तो इसकी खास बात है कि फॉर्मूला पता नहीं है, लेकिन जो क्वांटिटी यूज हो रही है ना, उनके बारे में तो जरूर पता है। और जब इनके बारे में पता है तो आपका आधा काम तो हो ही गया। बस आपको चेक करना है कैसे। ध्यान दें सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या है? जो भी फॉर्मूला आपको गिवन हो, अच्छा के क्या है पहले मेंशन कर दूं, के कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। कैसा कांस्टेंट है ये भी लिख देता हूं नाम से ही। कैसा कांस्टेंट है? डायमेंशन लेस। हाँ, सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड देखिए पहले। लेफ्ट हैंड साइड में है v। v मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला Lt-1। अब आइए राइट हैंड साइड पे। एक ही टर्म थी ना लेफ्ट में, राइट हैंड साइड में कौन है? के पी बाय रो। प्लीज बच्चों ध्यान से देखिएगा, के कांस्टेंट है तो ऐसे मत सोचना कि कांस्टेंट तो कांस्टेंट को लिख दोगे, नहीं, डायमेंशन फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, तो कांस्टेंट को लिखने की जरूरत ही नहीं है।
रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, जो कि प्रेशर के ऊपर भी है और डेंसिटी के ऊपर भी है। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला मुझे याद है तो मैं लिख रहा हूं m1l-1 t-2 रेज टू पावर 1/2। फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर, डिवाइड बाय डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम होता है, तो उसका डायमेंशन बनेगा m1l-3। टाइम इसमें आएगा नहीं, पावर 1/2, क्योंकि रूट दोनों के ऊपर था। बच्चों डाउट है यहां तक बताइए? No, sir. इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, बस कंबाइन करने जा रहा हूं। ऊपर पावर हाफ, नीचे वाले की पावर हाफ, और बेस अलग अलग है, तो बेस को आप कंबाइन कर सकते हो एक ही पावर रखते हुए। m रेज़ टू पावर 1, m रेज़ टू पावर 1, तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये कैंसिल अपने आप हो जाएगी, पावर सेम है तो कैंसिल हो गए। l रेज़ टू पावर -1, l रेज़ टू पावर -3, तो ऊपर जाने के बाद हो गया L2, -1 -3 पर जाके +2 L2, t -2 है और t यहां पे है नहीं, तो t -2 ऐसे का ऐसा, दोनों ब्रैकेट को कंबाइन कर दिया, पावर एक ही लिख दी 1/2। अब ये पावर दोनों के पास जाएगी, अब ये पावर दोनों के पास जाएगी, तो L रेज़ टू पावर 2, L रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि पावर की भी पावर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और 2 2 जा 1, तो बचा क्या L1, -2 मल्टीप्लाई 1/2 कैंसिल, t -1। तो यस स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, LT -1, राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, LT -1, तो हम कह सकते हैं therefore LHS equal to RHS या LHS equal to RHS, hence formula is correct या accurate। इसका मतलब फॉर्मूला करेक्ट है, फॉर्मूला एक्यूरेट है। सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन on the basis of dimensional analysis. I hope you understand. Okay?